वो कहते हैं ना कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। इसलिए नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन है आप सभी का तिरुप लाइव न्यूज नेटवर्क में। मैं हूँ आपके साथ सुमित सिंह। अभी हमारे समक्ष जो महिला उपस्थित है वो डॉक्टर नूतन सिंह है, जिनसे हम आज उनकी नैतिक शिक्षा से लेकर के राजनीतिक कैरियर तक जो उन्होंने आरंभ किया है और यहाँ तक वो पहुँची है, सारे विषयों पर हमारी बातचीत होगी मैम से। सबसे पहले मैम, मैं अपनी पूरी हृदय की गहराइयों से आपका आदर, सम्मान और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। मैम सुमित जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी नैतिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी पूरी पढ़ाई, मैं बेसिकली लड़की का दो घर होता है, एक शादी के पहले और एक शादी के बाद। तो मेरा मायके हुआ सरुआ, मोतिहारी में पड़ता है, ढाका के पास है। और मेरी पढ़ाई मोतिहारी में, और उसके बाद की पढ़ाई पटना में हुई। पटना में पढ़ाई करने के बाद में अभी तो मैं डेंटल सर्जन हूँ, एमडीएस अपने मास्टर डिग्री अपने फील्ड में है, और साथ ही साथ मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली से ह्यूमन राइट्स में भी पीजी की हूँ। यही मेरी मतलब मेरा हायर क्वालिफिकेशन जो है अपने फील्ड में एमडीएस और ह्यूमन राइट्स में पीजी डिप्लोमा। मैं मेडिकल इतना प्रोफेशन होता है, इस प्रोफेशन में रहने के बावजूद आप सामाजिक कार्य में आप अपनी भूमिका कैसे निभाती हैं? वो कहते हैं ना कि जिस काम में आपको बहुत रुचि हो उसके लिए समय निकालना नहीं पड़ता, खुद निकल जाता है। और फिर मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह का जुनून और जज्बा ऊपर वाले ने बचपन से मेरे अंदर डाला है, इसलिए मुझको बहुत मुश्किल नहीं लगता है। इनफैक्ट नहीं करने के बाद मुझको लगता है कि आई एम मिसिंग समथिंग एल्स। मैम, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि इस क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि जब महिलाएं या पुरुष आ जाते हैं मेडिकल प्रोफेशन में, तो उनके अंदर आदर और सम्मान की भावनाएं खत्म हो जाती है और आर्थिक स्थिति से अपने बढ़ने के लिए वो अग्रसर दिखते हैं। तो इस क्षेत्र में आने के बाद भी आप आज जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है कि आज सभी को, पूरे समाज को लेकर आप चल रही है, और खासकर महिलाओं के लिए आपके आज के समय में लड़कियों के लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत भी है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपने जैसा कि बताया मुझे कि मैं प्रेरणा की स्रोत बन रही हूँ, इसके लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ और आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और अब रही बात कि मेडिकल प्रोफेशन में आने के बाद लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं, बहुत हद तक सच तो नहीं है। हाँ, वो व्यक्तिगत व्यवहार पे डिपेंड करता है, लेकिन मेडिकल साइंस खुद में और मेडिकल पढ़ाई या डॉक्टरी प्रोफेशन अपने आप में एक नोबेल जॉब है। इसमें मानवीय मूल्यों और जनहित के लिए दूसरे की सेवा की भावना ही लेकर पूरी पढ़ाई की जाती है। हर लोग को कोशिश करना चाहिए कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी, अपने हिस्से का जो नेक काम है वो करें। आप लोगों के प्रोफेशन में एक पोस्ट दिलाई जाती है, जैसा कि आपने मुझे बताया नहीं इससे पहले, उस पोस्ट के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। बेसिकली वो ओथ यही होता है कि आप जब भी मेडिकल डेंटल कॉलेज में एंट्री लेते हैं तो केवल ही आपको एहसास दिला दिया जाता है कि आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं आपको खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए जीना है। नटशेल, इन नटशेल आई वुड लाइक टू समराइज। मैम, आप जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन में होने के बावजूद राजनीतिक में भी हैं, और राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी जो भारत की अभी सबसे बड़ी पार्टी है, इस पार्टी को लेकर आप कुछ बताइए। जी, बड़ा बेहतरीन प्रश्न पूछे, कह सकते हैं कि मेरा फेवरेट भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है या एक ऐसी संस्कृति को खुद में समाहित की हुई है जिसमें महिलाएं खुलकर जी सकती हैं, खुलकर बैठ सकती हैं और अपनी बात आपके सामने रख सकती हैं। इसमें महिलाओं का काफ़ी सम्मान है, उनकी अस्मिता का ध्यान रखा जाता है, और इसलिए हमको ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कोई ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं को ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से जदयू जुड़े हुए थे और उसके बाद अचानक से आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में गिर गई। क्या गिरने के बाद इसकी वर्चस्व खत्म हो जाए?
किसकी वर्चस्व की बात आप बोल रहे हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी की वर्चस्व की बात कर रहा हूँ, जैसा कि राजद और जदयू का जो गठबंधन जी, हुआ है, जी। उसके बाद की मैं बात बता रहा हूँ। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व की बात है, तो मुझे तो दिख रहा है वो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। हम तो सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी नहीं, मुझे तो लगता है कि हम वैश्विक बनते जा रहे हैं और बन ही जाएंगे। इसलिए वर्चस्व घटने की तो बात ही नहीं है। मैंने कहा ना कि हमारे दामन पे जितने कीचड़ उछालेंगे लोग उतना कमल खिल के निकलेगा। हमारे पार्टी की वर्चस्व कभी खत्म नहीं होगी और वर्चस्व की बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। और इसमें अंत्योदय का एक सिद्धांत है जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दिए थे। उसमें पंक्ति में खड़ा आखिरी इंसान, उसको उसके जीने का हक, रहने का हक, उसके सर्वांगीण विकास का हक देना हमारे पार्टी का उद्देश्य है। अंत्योदय को अमली जामा बनाना हमारे पार्टी का उद्देश्य है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप द्रौपदी मुर्मू जी को देख सकते हैं। जी मैम, आपके पार्टी से नीतीश जी और जैसा कि हंगामा भी है और अचानक से जो जनरेटर जो विश्वासघात किए उसमें आपका क्या कहना है? ओ, इसके बारे में तो मैं वही रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां कोट करना चाहती हूँ। इसमें कहते हैं ना कि हमने तो 2005 के पहले जो बिहार का कंडीशन था, भूख, भय, भ्रम, अपहरण, अत्याचार, इस तरह का माहौल था। उस माहौल को देखते हुए एनडीए जैसे सर्वांगीण विकास का एक मॉडल तैयार किया और इसमें उनके साथ और नीतीश जी ने भी सकारात्मक तरीके से सहभागिता दर्शाने की हामी भरी और मिलकर साथ चल के राज्य का विकास करने का दावा किया। तो मैंने मौका दिया, हमारी पार्टी ने मौका दिया उन्हें, लेकिन उन्होंने भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे अहंकारी और विश्वासघात की प्रतिनिधि के रूप में खुद को एस्टैब्लिश कर दिया। एक उनका प्रॉब्लम है कि आज मेरे साथ कल उसके साथ, वो कहते हैं ना कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। इसलिए अब हम, हमारी पार्टी को ऐसे विश्वासघाती लोग से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी जनता की पार्टी है और जनता के भावनाओं में विश्वास रखती है। सघन तरीके से एक एक लोगों से जुड़ना है और जुड़े भी हैं हम, जिसका उदाहरण आपके सामने है। हम वैश्विक होते जा रहे हैं, लोगों की हमें आस्था है, इसलिए नीतीश जी का कोई मूल्य नहीं रहा इसमें। मैम, 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश जी का जो कल्पना है शौक में प्रधानमंत्री बनने का, उस पर आपका क्या है? जो बिल्कुल अपने बूते आज तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं हासिल कर पाया, तो प्रधानमंत्री का पद हासिल करना दिवस स्वप्न है। दिवस पर जी। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि लोगों का कहना है, आम जनता का ये कहना है खासकर कि बहुत आम जनता में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाजपा आज तो देश खत्म हो गया है और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भाजपा आई तो मॉडर्न हो गया, डिजिटल। इस पर आपका क्या कहना है? आज से 8 साल पहले या 2014 के पहले, जो 70 सालों से जिनकी सत्ता थी हमारे देश में, एक अखबार है ब्रिटेन का, न्यू गार्डियन, जो लिखता है कि भारत को आज़ादी 2014 के बाद मिली। जो 1947 में हमने आज़ादी हासिल की, that was not the form of freedom, only the transfer of crown and just continuing the British colonial legacy। आप सोच सकते हैं Yes, ma'am. कि कौन सी आज़ादी थी। आज से 8 साल पहले क्या हमारा देश जब चंद्रयान बना सकता है तो लॉन्ग इंटरमीडिएट रेंज का मिसाइल नहीं बना सकता है? जी राइट। लेकिन मैंने नहीं बनाया, हमें बनाने नहीं दिया गया। हमारे पिछले सरकारों के, तो क्या कर सकते हैं, आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने नहीं बनाया। हम जब चांद पे जा सकते हैं, हमारी संस्कृति, हमारा जो भी आज का पाश्चात्य टेक्नोलॉजी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज जो एमएमएस एसएमएस का कॉन्सेप्ट है, आप पढ़िए कालिदास के बारे में, जो अपने प्रेयसी को पत्र लिखते थे बादल के थ्रू,
वो लिखते थे और बाद में जाकर मैसेज उनको देता था। कॉन्सेप्ट वही है, पाश्चात्य ने इसको चुरा लिया। इसलिए जरूरत है खुद में झांकने का, अपनी महत्ता को पहचानने का। और वो कहते हैं ना कि हनुमान जी को जब दिखाया गया कि आप इतने शक्तिशाली हो, इस समुद्र को पार कर सकते हो, तो बस समझ में नहीं बात है। लेकिन अभी तक हमारी पिछली सरकारों ने हमारे नवयुवकों को, हमारी जनता को दिग्भ्रमित करके रखा। कभी उन्होंने सही दिशा नहीं दिखाया, हमेशा ही वो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को कंटिन्यू करने की कोशिश की। अंतिम प्रश्न आपसे कि आप भाजपा की यहाँ की जिला मंत्री भी है और आप मेडिकल प्रोफेशन में है, तो आज़ादी अमृत महोत्सव को लेकर और तिरंगा यात्रा को लेकर जिले में पार्टी की ओर से भी और खासकर हमारे भारत के लिए ये बहुत हर्षोल्लास की बात है कि तिरंगा यात्रा निकाला है। इसको जिले में किस प्रकार की तैयारी है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको अमृत महोत्सव के बारे में बताना चाहती हूँ। 12 मार्च जो दांडी यात्रा शुरू हुआ, 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक के कालखंड को, इस शुभ मुहूर्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव घोषित किया गया। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम 75वें आज़ादी के वर्षगांठ को मनाएंगे। 2 अगस्त को जिन्होंने हमारे झंडे को डिजाइन किया, शायद बहुत कम लोगों को पता है, उनका नाम पिंगली वेंकैया नायडू है। हाँ, और बड़ा ही दुर्भाग्य का बात है कि जिन्होंने 30 देश के झंडे का अध्ययन करके अपने तिरंगे को डिजाइन किया, दिन रात लगाकर हमारी जान शान बांध तिरंगा उसको डिजाइन किया, वो बड़ी ही गुमनामी, गरीबी और बदहाली की स्थिति में उनकी मौत हुई और पिछली सरकारों ने उनका कोई खोज खबर नहीं दिया। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके यहाँ जाने का, उनका खबर लेना या उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि 2 अगस्त के बाद से इसको घोषित किया गया। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, या अब तिरंगा यात्रा निकालना है, हर घरों पे तिरंगा लगाना है। इसका एक और मकसद है कि हम पूरे भारतवासियों के बीच, भारतवासियों ही नहीं कह लीजिए, हर भारतवंशियों के बीच, हमारे वैसे भारतवंशी जो हमारे भारत में न रहते हुए भी दिल से यहाँ है, उनके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगा का महत्व ये है कि जिन रणबांकुरों ने, जिन वीर सपूतों ने अपनी जान हंसते हंसते गवा दी, जिन 13 साल 14 साल के उम्र में सूली पे चढ़ गए हंसते हंसते, उनके कृतित्व को, उनके यश को, उनके देश प्रेम को जनता के सामने लाना है और देश में राष्ट्रवाद का अनल और अलग जमाना है। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे दर्शकों को और आज़ादी अमृत महोत्सव से लेकर के और अपनी नैतिक शिक्षा से लेकर के हर खबर मैम ने जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैम के लिए बताना चाहूँगा कि मैम इस प्रोफेशन में रहने के बावजूद भी जिस कार्यकाल से वो चल रही है और उनकी जो भूमिका है वो आज के लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती जा रही है और प्रेरणा का एक स्रोत भी है। महिला सशक्तिकरण को मैम जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है, मैं पत्रकार होकर आपको सामने सिर्फ अमन कर रहा हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें, इसके लिए तहे दिल से, हृदय से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद के प्रति हृदय आभार, आत्मिक आभार।